हेलो एवरीवन। सो केबल एंड वायर सेक्टर से एक सबसे लास्ट कंपनी जिस पे डिस्कशन करना पेंडिंग था, पैरामाउंट कम्युनिकेशन। इसके Q1 के रिजल्ट को कवर करेंगे। रिजल्ट काफी लेट अनाउंस किया इस बार इन्होंने। जनरली हम देखते हैं डेल्टन केबल का रिजल्ट सबसे लेट आता है। इस बार इस कंपनी ने काफी लेट रिजल्ट अनाउंस किया। प्लस कॉन कॉल का भी वेट था, बट अभी तक कॉन कॉल किया नहीं है कंपनी ने। पहले जरूर ऐसा लग रहा था कि क्योंकि इनका यूएस में रेवेन्यू का एक्सपोजर ज्यादा है, तो जो भी ये टैरिफ वगैरह का इवेंट चल रहा है उसके बाद जब क्लैरिटी आ जाएगा तब कंपनी कॉन कॉल करेगी। लेकिन वो इवेंट भी गया और अभी तक इन्होंने कोई और मतलब कॉन कॉल वगैरह है कोई भी किसी भी तरीके का इंटरेक्शन किया नहीं है इन्वेस्टर्स के साथ में। सो जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे डिस्कस करेंगे इनके नंबर्स को एंड देखेंगे ओवरऑल कहां पे स्टैंड करता है पूरे सेक्टर में पैरामाउंट कम्युनिकेशन। अभी पैरामाउंट कम्युनिकेशन को हमने लास्ट ईयर से ट्रैक करना स्टार्ट किया था। एक इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड स्टोरी हमने डिस्कस करी थी। 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें इस कंपनी को बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के थ्रू उनको जाना पड़ा था। देन 5-7 ईयर्स के पेन के बाद प्रोमोटर्स ने भी बीच में अपना खुद का कैपिटल इन्होंने इन्फ्यूज किया बिजनेस के अंदर, और उसके बाद लास्ट 4-5 ईयर्स ने बिजनेस ने अच्छा रिकवरी किया, ग्रोथ वगैरह दिखाया, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई कंपनी की। डेट इन्होंने लास्ट ईयर पूरा कंप्लीटली रीपे कर दिया, तो सारी चीजें ठीक चल रही थी बिजनेस के लिए। लास्ट जो क्वार्टर था ना इनका Q4 ऑफ FY25, वो पहला क्वार्टर था जहां पे बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद हमने इस बिजनेस के लिए कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस देखे थे। इस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ तो बहुत अच्छी थी, मतलब इंडस्ट्री में सबको इन्होंने आउट परफॉर्म किया था, लेकिन मार्जिन कंपनी के डिप हुए थे। लगभग 8% के बिट्टा मार्जिन कंपनी के 6% आ गए थे। अब इस पे इन्होंने 2-3 रीजंस बताए थे। पहला रीजन तो कंपनी का कहना था कि हमने वर्किंग कैपिटल इंप्रूव किया है। अगर आप FY24 से FY25 का कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखोगे तो बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखता है। ऑलमोस्ट 150 डेज से 100 डेज पे कंपनी का वर्किंग कैपिटल आया। कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ और ग्रोथ भी अच्छी हुई कैश फ्लो के अंदर, बिकॉज रिसीवेबल्स कंपनी के जो थे, इन्वेंट्री में जो पैसा पड़ा हुआ था वो सब कंपनी का क्लियर हुआ। तो ये सारे फंडामेंटल्स कंपनी के इंप्रूव हुए। और मैनेजमेंट का कहना था कि आप ऐसे देख सकते हो कि हमने बेटर क्वालिटी कस्टमर्स के साथ काम करने के लिए मार्जिन को सेक्रीफाइस किया। कहने का मतलब है कि जो कस्टमर ने हमको बोला कि हम 2 मंथ्स में आपको पैसा रीपे करेंगे, जो भी आप सेल्स वगैरह कर रहे हो, उनको इन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दी कंपेयर टू वैसे कस्टमर जो कंपनी को 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद पैसा देते थे। क्योंकि बिजनेस में कैश जल्दी आएगा तो मैं उसको दोबारा से रीयूज कर सकता हूं ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन वगैरह के लिए। सो एक तो वो रीजन इन्होंने बताया। दूसरा रीजन मैनेजमेंट का कहना था, उससे पहले के क्वार्टर्स अगर आप देखोगे ना तो इन्होंने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का एक गाइडेंस दिया था EBITDA मार्जिन का, कि 8% के EBITDA मार्जिन हमारे ना 9% और फिर 10% तक जाएंगे। इंडस्ट्री में भी अगर आप देखोगे जो बड़े प्लेयर्स हैं, पॉलीकैब, KEI वगैरह, 10% के आसपास के EBITDA मार्जिन पे वो ऑपरेट करते हैं। ये कंपनी ऑलरेडी यूएस के अंदर अच्छा खासा एक्सपोजर है और यूएस या एक्सपोर्ट इन जनरल इस इंडस्ट्री में थोड़े से बेटर मार्जिन लेकर के आता है कंपनीज के लिए। तो एक्सपेक्टेड था इस कंपनी के भी मार्जिन इंप्रूव होंगे, लेकिन लास्ट क्वार्टर में इन्होंने मार्जिन्स पे गाइडेंस देना बंद कर दिया। इनका कहना था कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस और यूरोप के अंदर भी, क्योंकि वहां पे जो आपका इलेक्ट्रिक ग्रिड है ना वो पूरा दोबारा से सेट हो रहा है वहां पे, तो उसमें ग्रोथ पोटेंशियल नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए काफी स्ट्रांग है। सो हमको दोनों जगह पे ग्रो करना है और हमारा पहला प्रायोरिटी है ग्रोथ और मार्केट शेयर, मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर हमको एक मार्केट शेयर बिल्ड करना है। अब उसके लिए अगर हमको शॉर्ट टर्म में मार्जिन पे थोड़ा बहुत प्रेशर लेना पड़ेगा ना तो वो हम लेंगे। तो इनका कहना था क्योंकि एग्जैक्ट मार्जिन अब हम टारगेट नहीं कर रहे हैं कि इतने बिट्टा मार्जिन होने चाहिए। हमारा टारगेट है कि बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, मार्केट शेयर हम अच्छा गेन करें डोमेस्टिक में भी, यूएस के अंदर भी, और उसके ऊपर से जो बॉटम लाइन है EPS प्रॉफिट, उसमें ग्रोथ अच्छा आएगा शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये इनका गाइडेंस था, मतलब ये रीजन इन्होंने बताए थे मार्जिन में फॉल के लिए। अभी सबसे पहले तो इनके Q1 के रिजल्ट देखते हैं कि Q1 में इन्होंने नंबर्स कैसे रिपोर्ट करें। तो Q1 के रिजल्ट अगर आप देखोगे रेवेन्यू में 40% की ग्रोथ है कंपनी की। एंड अगेन इस क्वार्टर में आप सारे प्लेयर से कंपेयर करो, लार्ज प्लेयर जो इनसे छोटे प्लेयर्स हैं, डेल्टन वगैरह, डायनामिक वगैरह, उन सबको आउट परफॉर्म किया है इन्होंने। एवरेज ग्रोथ 25-30% के बीच में रही है, ये कंपनी 40% से ग्रो किया है इन्होंने Q1 के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम है प्रॉफिटेबिलिटी में। EBITDA मार्जिन अगर आप देखोगे, ये जो इन्होंने मार्जिन यहाँ पे दिया है या EBITDA का नंबर इन्होंने यहाँ पे दिया है, ये इंक्लूडिंग अदर इनकम है। इस बार इनको अदर इनकम में आई थिंक बहुत अच्छा गेन हुआ है। अगर आप उसको एक्सक्लूड करके देखोगे ना तो कंपनी के EBITDA मार्जिन में बहुत बड़ा फॉल दिखता है। लास्ट ईयर Q1 में कंपनी के EBITDA मार्जिन थे 8%, मतलब कि 8%। इस बार Q1 में कंपनी के EBITDA मार्जिन आए हैं 3%। ये एक्सक्लूडिंग अदर इनकम हम बात कर रहे हैं, ये कंपनी ने इंक्लूडिंग अदर इनकम दिया है। तो 8% के EBITDA मार्जिन 3% हो गए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको EBITDA बोलते हैं हम, वो कंपनी का लास्ट ईयर था अराउंड 27 करोड़, इस बार Q1 में आया है 15 करोड़, यानी 27 करोड़ से 15 करोड़, तो लगभग आपका आधा हो गया। वो भी 50% का फॉल आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आया। तो
मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे अगर हम देखें, जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है बिजनेस का, उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। देन डेप्रिसिएशन वगैरह ऑफ कोर्स आपका इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंशन वगैरह आप कर रहे हो। फाइनेंस कॉस्ट भी इनकी बढ़ गई है, 1 करोड़ था लास्ट ईयर, इस बार लगभग 4 करोड़ है, लेकिन डेट ज्यादा नहीं है इनके बैलेंस शीट पे। इनका जो बड़ा पार्ट था डेट का ना, वो लास्ट ईयर इन्होंने पूरा कंप्लीटली पे कर दिया हुआ है, तो डेट का इतना सच बड़ा इशू नहीं है। पीबीटी में आप देखोगे 3% का डिक्लाइन है, लेकिन पैट में आपको दिखेगा 27% का फॉल। बट ये मेजरली इस वजह से है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर्स में या लास्ट ईयर Q1 तक कंपनी जो है वो टैक्स पे नहीं करती थी, बिकॉज उसके प्रीवियस ईयर्स में कंपनी ने लॉस वगैरह रिपोर्ट किया है, तो टैक्स में इनको एडवांटेज मिलता था, इसीलिए ये 27% का फॉल दिख रहा है। तो बेटर जो पिक्चर हमको दिखेगा वो पीबीटी के अंदर दिखेगा, जहां पे 3% का फॉल है, जबकि इबिट्टा 50% से नीचे आया है कंपनी का, तो थैंक्स टू अदर इनकम जिसने इनके पीबीटी को सपोर्ट किया है। 18 करोड़ के आसपास का अदर इनकम आया है कंपनी का। तो ये है ओवरऑल Q1 के नंबर्स। पैरामाउंट कम्युनिकेशन के नंबर्स ऑफ कोर्स अच्छे नहीं है, लगभग आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर जैसी ही स्टोरी है। टॉप लाइन की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी बड़ा हिट है। जो एक और नेगेटिव चीज ये लगती है कि सीक्वेंशियली भी मार्जिन में फॉल ज्यादा दिख रहा है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी के बिट्टा मार्जिन थे 6%, इस क्वार्टर में कंपनी के कोर बिट्टा मार्जिन से 3%, तो लगभग 50% से कंपनी का बिट्टा मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नीचे आ गया है। जबकि लास्ट क्वार्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कंपनी के लिए मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चैलेंजिंग था, ये क्वार्टर उससे भी डबल हो गया। और अगर आप एब्सोल्यूट अमाउंट में भी देखोगे तो लास्ट क्वार्टर आई थिंक इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 करोड़ था, इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ आया है। तो मोर देन 50% का फॉल आपके एब्सोल्यूट कोर इबिट्टा के अंदर आया है सीक्वेंशियली अगर हम बात करें। अब पॉइंट आता है कि इस तरीके का नंबर क्यों खराब हुआ, तो एक तो जो कॉन कॉल तो वगैरह किया नहीं है इन्होंने, एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो चीजें सामने हैं उसके बेसिस पे समझ में यही आ रहा है कि पहला रीजन तो यही होगा जो उन्होंने लास्ट कॉन कॉल में भी बताया कि अभी करंटली प्रायोरिटाइज ये कर रहे हैं ग्रोथ को, मार्केट शेयर को, तो थोड़ा सा मार्जिन पे शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहेगा, तो वो चीज तो समझ आती है। लेकिन ये सीक्वेंशियली भी 50% का फॉल है। तो जो बड़ा रीजन समझ में आ रहा है और इन्होंने भी इस प्रेस रिलीज में शेयर किया है वो है टैरिफ वाला। इस कंपनी का मतलब आगे चल के मीडियम टर्म में गाइडेंस था कि 40% हमारा रेवेन्यू ना एक्सपोर्ट से आएगा, और एक्सपोर्ट में भी 99% हमारा यूएस में ही रहेगा। इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 47% रेवेन्यू इस कंपनी का यूएस से आया है, सिर्फ यूएस की हम बात कर रहे हैं। लगभग 206 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने रिपोर्ट किया है यूएस के अंदर। पूरे क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 451 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जिसमें से 206 करोड़ यूएस से आया, 47%। और टैरिफ आपका अनाउंस हुआ अप्रैल से, पहले तो 10% का टैरिफ लगा था। अब उसमें हुआ क्या है कि जो यूएस के ऑर्डर्स इनके अंडर प्रोडक्शन थे उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऑलरेडी हो चुका था। ऑर्डर बुक भी इस कंपनी के पास में जो था उसकी भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ऑलरेडी हो चुके थे, मतलब कुछ जो ऑर्डर बुक का पार्ट है वो फर्म प्राइस के ऊपर था, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट आपका हो चुका है। तो अब टैरिफ अगर बढ़ता है तो ये बेयर करना पड़ता है सप्लायर को, यानी कि पैरामाउंट कम्युनिकेशन को, तो वो एक्स्ट्रा टैरिफ कॉस्ट इनको बेयर करना पड़ा है। एंड एक और रीजन इसका ये हो सकता है कि क्योंकि कंपनी को मतलब ऐसा एंटिसिपेशन था कि ये टैरिफ वाली चीजें आगे चल के नॉर्मलाइज हो जाएगी, जो इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में भी बोला था। इनफैक्ट आप अगर देखोगे ना तो मार्केट भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया का टैरिफ ऐसा 25-50% नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल हो जाएगा, जो 10% है माइट भी उतना ही रहे, या फिर एटलीस्ट बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में हमको एडवांटेज रहेगा। लेकिन चीजें बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अगेंस्ट गई, इस कंपनी के लिए भी गई। सो इन्होंने उसको देखते हुए जो इनके Q2 या Q3 के भी जो ऑर्डर्स होंगे ना, वो इन्होंने मतलब ट्राई किया होगा अपने पार्ट्स पे कि Q1 में ज्यादा से ज्यादा हम ऑर्डर उसको यूएस में सप्लाई कर दें, क्योंकि आगे तो आपको और ज्यादा हिट लेना पड़ेगा ना टैरिफ के ऊपर। तो इस वजह से एकदम से इनका एक्सपोजर भी बढ़ गया यूएस के अंदर 47% का, और हमको ये मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला है। सो ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी बड़ा हिट देखने को मिला है। अब ये नेगेटिव है, किसी भी बिजनेस के लिए नेगेटिव है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इनको डायरेक्टली ब्लेम कर सकते हैं, बिकॉज ये यूएस वाला जो चीज है, अब वैसे आप देखोगे तो इस कंपनी के लिए अभी तक एडवांटेज था जब तक ये टैरिफ वाली चीजें नहीं हुई थी, बिकॉज आप पॉलीकैब को देखो, आरआर कैबल को देखो, केईआ इंडस्ट्रीज को देखो, इनफैक्ट डायनामिक केबल भी, ये सारे प्लेयर्स डिस्कस कर रहे थे कि आगे चल के ना हम यूएस के अंदर एक्सपोजर बढ़ाएंगे, बिकॉज वहां पे डिमांड वगैरह अच्छी है। इस कंपनी ने 2018-2019 से कॉन्शियसली एक अपना नीश बिल्ड किया सिर्फ यूएस मार्केट के अंदर। इन्होंने बीच में अराउंड 2-3 साल ऐसे थे जहां पे इंडिया का जो रेवेन्यू था उसको इन्होंने सैक्रिफाइस किया यूएस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिकॉज वहां पे इनको अपना एक नीश बिल्ड करना था, एक कॉम्पिटेटिव एज बिल्ड करना था। इनका नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3-4 टाइम इंक्रीज हुआ लास्ट 5-6 ईयर्स के अंदर। और अगर आप लास्ट 4 ईयर्स की ग्रोथ देखते हो ना पैरामाउंट कम्युनिकेशन की, तो उसमें बहुत बड़ा रोल यूएस का भी रहा है। लगभग हर साल इनका यूएस का बिजनेस 40-45-30% से ग्रो करता हुआ है। तो अभी तक चीजें बहुत अच्छी चल रही थी इस कंपनी के लिए, लेकिन अब
आई मीन एक्सटर्नली जियो पॉलिटिकली चीजें ऐसी हुई हैं कि जो इनका एडवांटेज था वो इनका डिसएडवांटेज हो गया, और मार्जिन पे हिट लेना पड़ा है कंपनी को। तो आई मीन डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया जा सकता, बिकॉज हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरीके की खराब चीजें नहीं होगी, ये टैरिफ वगैरह, लेकिन वो हुई और इस बिजनेस को बहुत बड़ा हिट लेना पड़ा। जो ज्यादा नेगेटिव चीज लगी इस बिजनेस के लिए वो है मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स। आई मीन लास्ट क्वार्टर में जब इनका ये कॉन कॉल हुआ था, तब मैनेजमेंट को आप सुनोगे तो बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था। हमने भी इनका कॉन कॉल डिस्कस किया था। मैनेजमेंट का कहना था कि पहला तो ऑफकोर्स कि ऐसा लगता नहीं है कि टैरिफ वाली चीजें आगे चल के इतना ज्यादा बड़ा इशू बनेगी, और अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो भी बाकी कंट्रीज से हमको एडवांटेज रहेगा, एंड हमारा वहां पे पकड़ काफी स्ट्रांग है, बार्गेनिंग पावर हमारी स्ट्रांग है, तो जो टैरिफ का जो भी कॉस्ट होगा ना वो हम पास ऑन कर सकते हैं। ये इन्होंने तब बोला होगा जब आई मीन वही 10-15-20% का ही टैरिफ एक्सपेक्टेड था इंडिया के ऊपर। अब तो इतना ज्यादा तो आप पास ऑन कर नहीं सकते किसी भी बायर को। तो ये चीजें हुई हैं, लेकिन इन्होंने कॉन कॉल करना बंद कर दिया इस क्वार्टर में, तो ये चीज बहुत खराब लगता है। ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है, बिकॉज जैसी भी सिचुएशन है, जो भी चैलेंजेस हैं आपके बिजनेस के अंदर, एटलीस्ट आपके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके एनालिस्ट हैं, मार्केट है, उनको आप आके क्लैरिटी दोगे, थोड़ा सा विजिबिलिटी दोगे कि बिजनेस में आप क्या चीजें देख रहे हो, क्या आपका आगे का प्लान है, जिससे थोड़ा सा आउटलुक क्लियर होगा बिजनेस के ऊपर। समझ आता है अगर कोई बिजनेस अच्छा कर रहा हो, तब अगर वो कॉन कॉल बंद कर देना तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे एक वो घड़ी वाली कंपनी है इथॉस को अगर आप देखोगे तो पहले वो कंसिस्टेंटली कॉन कॉल करते थे, अब वो हाफ ईयरली करते हैं, लेकिन बिजनेस अच्छा कर रहा है तो इतना कोई परेशानी नहीं है उस चीज से। और भी कई ऐसे कंपनीज हैं जो कॉन कॉल करती ही नहीं है, या फिर कम कर दिया उन्होंने कॉन कॉल करना, लेकिन बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो तब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन सडनली आपके बिजनेस में जब इतना बड़ा चैलेंज आ जाए ना, तब तो आपको आके इंटरेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टर्स के साथ, मार्केट के साथ, ताकि आप थोड़ी क्लैरिटी दो, थोड़ी विजिबिलिटी दो। ठीक है, आपको भी अभी आई मीन चीजें इतनी डायनामिक है कि आपको भी अभी विजिबिलिटी नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन जो भी आप प्लान कर रहे हो इंटरनली बिजनेस के अंदर, कुछ तो आप एटलीस्ट शेयर करोगे। ऐसे टाइम पे एकदम से अगर आप कट कर दोगे कम्युनिकेशन इंटरेक्शन इन्वेस्टर्स के साथ में, तो इन्वेस्टर जो है वो, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर जो है, जिसके पास में एक्सेस नहीं है कि बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, प्रोमोटर क्या प्लान कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या प्लान कर रहे हैं, मतलब मोस्टली जो चीजें हैं वो अजम्पशन ही रह जाती है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो वो बहुत पेनफुल पीरियड होता है। तो वो चीज ज्यादा खराब लगता है इस कंपनी के लिए। नंबर्स तो चलो एक्सपेक्टेड था कि Q1 खराब रहेगा, बिकॉज आपका एक्सपोजर इतना ज्यादा है और टैरिफ का आपको पेन लेना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के अंदर, तो नंबर एक्सपेक्टेड था, माइट भी इतने खराब एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन जो कॉन कॉल नहीं किया वो थोड़ा सा ज्यादा हिट कर रहा है इस कंपनी के लिए। अभी ओवरऑल कैसा सिनेरियो लगता है इस इंडस्ट्री में? सो आई मीन जो चीजें हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस करी थी ना Q4 के अंदर, कि जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं, वो टॉप 3 प्लेयर्स अभी भी करंटली भी वही लग रहे हैं, आपके डायनेमिक केबल, डेल्टन केबल एंड पैरामाउंट कम्युनिकेशन। बिकॉज जो बड़े प्लेयर्स हैं, पैरामाउंट, KEI इंडस्ट्री, उनमें ग्रोथ और विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत हाई साइड पे लगता है, एंड वहां से कितना और फर्दर री-रेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई मीन रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी डील अच्छी लगती नहीं है। RR काबिल जरूर ये क्वार्टर उनके लिए मतलब रेवेन्यू ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में अगर वो वापस जो उनका गाइडेंस है उसको मैच करते हैं, और जो उनके 3 साल का जो उनका टारगेट है अगर उसको वो अचीव करते हैं, ऑन ट्रैक रहते हैं हर क्वार्टर में, तो एक अच्छा पोटेंशियल है RR काबिल के अंदर भी। लेकिन अदरवाइज आई मीन लार्ज कैप में इतनी बड़ी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है। टॉप 3 प्लेयर्स तो यही दिखते हैं आपके, डायनामिक, पैरामाउंट और डेल्टन केबल। लेकिन इन तीनों में ना, जो हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से, इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के एंगल से, वो चीजें थोड़ी सी चेंज हुई है। डायनामिक तो अगेन अपनी पोजीशन को उन्होंने मेंटेन रखा है। लास्ट क्वार्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि स्टेबल प्लेयर है, कंसिस्टेंट प्लेयर है। इस क्वार्टर में भी आप देखोगे वो स्टेबिलिटी दिखती है। इनफैक्ट अब वही है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी मिस हो जाती है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। जैसे डायनामिक के साथ में आप देखोगे तो उनको 2 प्रोडक्ट का नया अप्रूवल मिल गया। एक तो जो ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर आपका यूज होगा, वो उसका अप्रूवल मिला है कंपनी को। दूसरा, जो आपके क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस होते हैं ना, मेट्रो, रेलवे, डेटा सेंटर, हॉस्पिटल्स वगैरह, उसमें कंपनी को एक प्रोडक्ट का अप्रूवल मिला है। तो ये 2 नए प्रोडक्ट का अप्रूवल भी मिल गया है। इसके ऊपर से कंपनी ने डीप बॉटलनेकिंग करके अपनी जो करंट कैपेसिटी है ना, उसको 13500 करोड़ पर मंथ तक कर दिया है। पहले था वो 100 करोड़, अब कंपनी की करंट कैपेसिटी है 13500 करोड़ पर मंथ, यानी एनुअली अगर आप देखोगे तो 1600 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू पोटेंशियल है उस कंपनी के पास में। लास्ट ईयर तक था ये 1200 करोड़, फिर अभी उनका वो जो नया कैपेक्स वो कर रहे हैं वो H2 में ऑपरेशनाइज होगा, ये जो अभी क्वार्टर स्टार्ट होगा अक्टूबर से, तो उससे उनकी टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल 1450 तक हो जाती। लेकिन और कंपनी ने एफिशिएंसी बिल्ड करी है और लगभग 150 करोड़ के आसपास इन्होंने और ज्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल बिल्ड कर लिया है। FY25 में कंपनी का पूरे साल का रेवेन्यू था लगभग 1000 करोड़। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखोगे तो 60% वहां से और ग्रो कर सकता है ये बिजनेस अगले 2 साल के अंदर। ऑफकोर्स FY26 और FY27 तक की आपके पास में रेवेन्यू विजिबिलिटी आ गई है। पहले एक ये भी कंसर्न था कि कंपनी के पास ज्यादा कैपेसिटी नहीं है तो मतलब ग्रो ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन अब
एटलीस्ट अगले 2 साल तक के लिए तो कैपेसिटी है कंपनी के पास में, ऑर्डर बुक कॉन्स्टेंटली उनका ग्रो कर रहा है, मार्जिन पे उनकी ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, और मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है कि 10 से 10.5% का मार्जिन हम मेंटेन कर सकते हैं, और यूएस में उनका कोई एक्सपोजर नहीं है। तो डायनेमिक की वही पोजीशन, या फिर आप बोल सकते हो और स्ट्रेंथन हुई है उनकी पोजीशन, क्योंकि ये रेवेन्यू पोटेंशियल और बढ़ गया है ना, तो ग्रोथ की विजिबिलिटी और बढ़ गई है उस बिजनेस के लिए, ऑपरेटिंग लेवरेज ऑलरेडी मिल रहा है उनको। सो डायनेमिक बेटर से और बेटर हुआ है। डेल्टन केबल और पैरामाउंट कम्युनिकेशन को अगर आप देखोगे ना, पोजीशन थोड़ी सी चेंज हुई है। डेल्टन केबल को हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था, तो एक मीडियम रिस्क काइंड ऑफ प्ले लग रहा था, बिकॉज उनके डेट टू इक्विटी बढ़ गई है, लगभग 2 के आसपास डेट टू इक्विटी हो गई है। इस क्वार्टर में आपको उनकी ग्रोथ के नंबर्स खराब दिखेंगे, लेकिन मतलब उनकी जो कैपेसिटी थी वो जून में आई है, तो माइट भी Q2 से कंपनी पिकअप करना स्टार्ट करेगी, और उनका भी यूएस में कोई एक्सपोजर वगैरह नहीं है, तो डेल्टन में मीडियम रिस्क लगता है अब। लेकिन लास्ट क्वार्टर में हमने डिस्कस किया था हाई रिस्क, बिकॉज पैरा केबल की जो मैनेजमेंट थी वो कंसिस्टेंटली कॉल कर रही थी, मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट था, और टैरिफ का ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ था उस टाइम पे, 10% था, प्लस आगे चल के यही डिस्कशन हो रहा था कि ये सारी चीजें जो होंगी उसमें इंडिया को एडवांटेज ही रहेगा। अब ये बिल्कुल चीजें ऑपोजिट हो गई है। तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन को एक्चुअली में आप अभी इस टाइम पे ना हाई रिस्क वाले कैटेगरी में रखोगे, लेकिन हाई रिस्क के साथ में ना इसमें हाई रिवॉर्ड भी पॉसिबल है। वो कैसे? बिकॉज जैसे इस प्रेस रिलीज में इन्होंने बोला है कि अब क्योंकि यूएस में इस तरीके की चीजें हो गई हैं, टैरिफ वगैरह का वहां पे सिनेरियो बना है, तो हम डोमेस्टिक में अपनी सप्लाई को शिफ्ट करेंगे, और ऐसा इन्होंने आई थिंक FY22 या FY23 में भी किया है, जब यूएस में रिसेशन का माहौल था, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा थी वहां पे, तब इनका यूएस का बिजनेस 30% से डीग्रो किया था, 30 या 40% का फॉल था इनके यूएस बिजनेस में। उसके बाद भी पूरे साल में इनका जो रेवेन्यू है ना वो लगभग 40-50% से ग्रो किया। क्यों? बिकॉज इंडिया का बिजनेस इन्होंने डबल कर दिया, 400 करोड़ से अराउंड 800 करोड़ कर दिया आई थिंक इन्होंने इंडिया वाला बिजनेस, तो पूरे साल में फिर भी कंपनी की 40% की ग्रोथ आई, और यही इन्होंने लास्ट कॉल में भी बोला था कि ये हम कर सकते हैं। ये बोला इन्होंने इस प्रेस रिलीज में भी है, लेकिन कंपनी कह रही है कि शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ हमारा मॉडरेट हो सकता है, और प्रॉफिटेबिलिटी पे तो हिट रहने का एक्सपेक्टेशन है। क्यों है? बिकॉज जो इन्होंने ये यूएस में जो Q1 में जो ऑर्डर इन्होंने सप्लाई किया है, माइट भी उसका कुछ पार्ट अभी भी पेंडिंग हो कंपनी के पास में, जो इनको यूएस में सप्लाई करना हो, और टैरिफ अभी तो और ज्यादा बढ़ गया है, तो मार्जिन पे प्रेशर रहेंगे। दूसरा, आप जो कैपेसिटी अभी आपकी है, आप यूएस के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग, उसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप वहां पे प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, सो उसकी भी हमको कोई एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है कि क्या आई मीन इमीडिएटली कंपनी उसको शिफ्ट कर सकती है इंडियन डिमांड को कैटर करने के लिए। इन सारी चीजों पे भी विजिबिलिटी नहीं है इंडिया में। हालांकि डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखोगे डिमांड तो इतनी ज्यादा है कि पूरी इंडस्ट्री 15-16% से ग्रो कर रही है, इसीलिए बिरला ग्रुप हो, अदानी ग्रुप हो, वो भी इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं। डिमांड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में कंपटीशन इंटेंसिटी भी तो बढ़ रही है, और ये कंपनी किन सेक्टर्स को टारगेट करेगी, कहां पे इनको टेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर लेना पड़ेगा, ये सारी चीजों की हमको क्लैरिटी नहीं है। बट अगर हम एक केस अज्यूम करके चले इनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि अगर ये जल्दी से इसको शिफ्ट कर देते हैं और 2 क्वार्टर का अगर इनको पेन लेना पड़ता है Q2 Q3, देन Q4 ऑनवर्ड्स कंपनी अगर वापस ट्रैक रिकॉर्ड पे आ जाती है, ये हम बेस्ट केस सिनेरियो अज्यूम कर रहे हैं पैरामाउंट कम्युनिकेशन के केस में, क्योंकि उन्होंने पास्ट में किया हुआ है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है इस बार भी करें। अब वही है ना कि मैनेजमेंट कॉल करता तो हम उस पर थोड़ा सा कन्विक्शन शो कर सकते थे, बट हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो इसी के बेसिस पे कर रहे हैं कि अगर ये हुआ तो सबसे ज्यादा अपसाइड भी इसके अंदर पॉसिबल है, क्योंकि अभी एक्सट्रीम पेसिमिज्म जो है इस पूरी इंडस्ट्री में वो इसके स्टॉक के ऊपर है, बिकॉज ये 40% एक्सपोजर रखते हैं यूएस के अंदर। मीडियम टर्म में गाइडेंस भी दिया था इन्होंने कि 40% हम टारगेट रखेंगे, बिल्कुल तब पता नहीं था ऐसा होगा। और अगर उसके बाद कंपनी अगले 2-3 क्वार्टर्स के अंदर इसको मैनेज कर लेती है इंडिया बिजनेस पे केटर करते हुए, तब आप देखोगे यहां से सबसे ज्यादा अपसाइड भी इसमें ही दिखेगा। लेकिन वो होगा नहीं होगा ये क्लैरिटी हमको कहां से मिलता है? जब मैनेजमेंट इंटरेक्ट करता है, तो वही चीज सबसे ज्यादा नेगेटिव लगी है पैरामाउंट के केस में, इसीलिए ये हाई रिस्क वाली कैटेगरी में लगता है और डेल्टन आपका मीडियम रिस्क वाली कैटेगरी में लगता है। सो आई मीन अगर मैं ओवरऑल अगर देखूं ना, तो इस इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट प्लेयर, अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं, कंसिस्टेंसी देखूं, रेवेन्यू की विजिबिलिटी देखूं, ग्रोथ पोटेंशियल देखूं और साथ में वैल्यूएशन भी देखूं, तो डायनामिक केबल के अंदर लगता है। बिकॉज एक तो बाकी सारे प्लेयर से वो वैल्यूएशन में काफी लुक्रेटिव है, री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और अब तो कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छी हो गई है, मार्जिन्स में कंसिस्टेंसी एक्सपेक्टेड है। बाकी ऑफ कोर्स हमको ये देखना है कि मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है। आई मीन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मुझे क्या डिसाइड करना है, मैं जो भी डिसाइड कर रहा हूं ना, मुझे ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसका प्रोज एंड कॉन क्या हो सकता है, मतलब उसका डाउन साइड क्या हो सकता है। अगर मैं पैरामाउंट पे बैट कर रहा हूं तो मुझे इसका क्लैरिटी होना चाहिए, इसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ये हाई रिस्क है, और आई मीन लॉजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगले महीने ही मार्केट इसको रिवॉर्ड करना शुरू कर दे या अगले एक क्वार्टर के अंदर ही बिजनेस वापस से ट्रैक पे आ जाए। पेन कंटिन्यू रहेगा, हो सकता है ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहे,
हाँ, ये चांस बिल्कुल है कि रिकवर अगर करते हैं तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अपसाइड भी इसके अंदर है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे डिसाइड करना है कि क्या मैं उस रिस्क को मैनेज करने के लिए रेडी हूं या नहीं हूं। प्लस इसमें एक और चीज मैटर करती है जो मोस्टली हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर अवॉइड कर देते हैं, कि मेरे करंट पोर्टफोलियो का ना कंस्ट्रक्शन कैसा है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने मेरे करंट पोर्टफोलियो में ना ऑलरेडी इस तरीके का एक दो बैट ऐसा ले रखा है जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। तो मुझे ये भी देखना है कि क्या मेरे करंट पोर्टफोलियो में ऐसा स्पेस है कि मैं एक और ऐसा बेट प्ले कर सकता हूं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला। बिकॉज देखो, मैटर ये नहीं करता कि मैंने किस स्टॉक में कैसा कितना पैसा बनाया, मैटर ये करता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा जो पूरा कैपिटल है मार्केट के अंदर उस पर कैसा रिटर्न बना, उसने कैसा परफॉर्म करके दिखाया। तो वो ये छोटे छोटे डिसीजन बहुत मैटर करते हैं कि आप स्टॉक के साथ में उसके रिस्क रिवॉर्ड के साथ में अपने पोर्टफोलियो के कंस्ट्रक्शन को भी देखो कि अभी पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है, उसमें किस तरीके के बेट्स हैं। अगर उसमें मैंने सारे सेफ बेट्स ले रखे हैं, सब सारे कन्विक्शन है, मतलब क्लैरिटी है हर एक बिजनेसेस के ऊपर, कोई ऐसा बहुत हाई रिस्क या अनसर्टेनिटी वाला प्ले मैं नहीं कर रहा हूं ऑलरेडी, तब ऑफकोर्स इस तरीके के प्ले मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर ऑलरेडी है तब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं और कितना ज्यादा रिस्क वहां पे मैनेज कर सकता हूं। तो ये है केस केबल एंड वायर सेक्टर का। बाकी बिल्कुल ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे। कोई भी और फर्दर अपडेट आएगा पैरामाउंट कम्युनिकेशन के ऊपर या किसी भी बिजनेस पे, उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।